और इसको इसने बार बार लूटा। और आप समझिए, भारत में चाहे महमूद गजनवी का आक्रमण हो, चाहे मोहम्मद गोरी का आक्रमण हो, इन दोनों आक्रमणों का जो उद्देश्य थे वो था, एक था साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद, धर्म का प्रचार और धन प्राप्त करना, धन प्राप्त करना। क्योंकि इस्लाम का जब उदय हुआ था तो इस्लाम में एक परंपरा थी कि जो इस्लाम में ये कहा गया था पैगंबर के द्वारा कि जो इस्लाम का सिद्धांत है उसका हर इस्लाम के मानने वाले को इसका प्रचार और प्रसार करना होगा। तो इसे कहा गया कि इस्लाम का प्रसार करेंगे, इसका मतलब धर्म का प्रचार करना है, धर्म को मानने वाले लोग, उसके शासकों की जिम्मेदारी होगी कि धर्म का विस्तार करें। और धर्म के साथ साथ भारत को इन्होंने जब ये केंद्र बनाया तो साम्राज्य विस्तार तो कर ही रहे हैं, साथ में धर्म का प्रचार करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि दूसरे के धर्म को डिस्ट्रॉय करेंगे तभी अपने धर्म को आगे ला पाएंगे। और चूंकि भारत में मध्यकाल में अधिकांश, प्राचीन काल से मध्यकाल में जो धन का केंद्र भी मंदिरों में था, बहुत अकूत संपत्ति मंदिरों के पास होती थी, इसलिए सोमनाथ पर बार बार आक्रमण करता है महमूद गजनवी। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, ध्यान दीजिएगा। महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण क्यों करता है? इस्लाम का प्रचार करने के लिए, गजनी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, मूर्तियों को तोड़ना और मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। बताइए, अगर इस तरीके से हो तो आप इसमें देखेंगे, अगर एक इसमें और एक आंसर होता तो बड़ा आसान होता, इनमें से सभी, लेकिन इसमें है नहीं। तो ये बताइए, इसमें फिर अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, बताइए। सर, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना में मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन प्राप्त करना, क्योंकि जब हम धन प्राप्त कर लेंगे, साम्राज्य बढ़ा लेंगे, तो हम अपने धर्म का भी विस्तार कर पाएंगे। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, बताइए। किताब उल हिंद। वेरी गुड, किताब उल हिंद। इसे एक और नाम है तहकीक ए हिंद। इस किताब का नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। ये किताब किसने लिखी है? ये लिखी है अल बरूनी। अल बरूनी जो है ये किसके साथ आया था? अल बरूनी आया था, किसके साथ आया था? ये महमूद गजनवी के आक्रमण के समय आया था। इसका मतलब है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय अल बरूनी आया, और अल बरूनी ने जो भारत के उस समय तत्कालिक भारत के संदर्भ में जो किताब लिखी, उस किताब का नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। क्या थी दरबारी भाषा, जल्दी बताइए। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। वेरी गुड, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग पढ़े हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, बता सकते हैं आप? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। फिरोज तुगलक। हाँ, कौन बता रहा है? चंद्रप्रकाश जी बता रहे हैं। और कोई बताओ? दिव्या, आकांक्षा? सिकंदर लोदी। वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा, आगरा शहर की स्थापना होती है 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा, और सिकंदर लोदी ही 1506 में आगरा को भारत की राजधानी बनाता है दिल्ली के जगह पे। तो याद रखिएगा, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। और आगरा को राजधानी किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने, राइट। चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? चौगान मतलब पोलो, घोड़े पे चढ़ के जो खेल खेला जाता है। वेरी गुड, कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, बता सकते हैं? 1210 ईस्वी में हुई, 1210 ईस्वी में हुई थी, राइट। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? जल्दी बताइए। आप लोग बिल्कुल, ना तो आकांक्षा बोल रही है, ना ही दिव्या बोल रही है, ना ऋषि बोल रहे हैं, और अमन भी नहीं बोल रहे हैं। जी सर, पूछिए सर। हाँ बताइए आकांक्षा। कुतुबुल इस्लाम, कुतुबुद्दीन ऐबक। वेरी गुड, कुव्वत उल इस्लाम
किसने करवाया? सर कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। वेरी गुड, ध्यान दीजिए। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा। वेरी गुड। और क्या बनवाया? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसके नाम पर बनवाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। काकी के नाम। हाँ, ध्यान दीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है। ये सूफी संत है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तराइन की पहली लड़ाई, तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में। तो तराइन की पहली लड़ाई होती है किस किस के बीच, बताइए? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान। वेरी गुड, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होती है कौन सी? तराइन का पहला युद्ध 1191। ध्यान दीजिए, 1192 में कहा होता है? फिर से यही युद्ध होता है जिसको क्या बोलते हैं? तराइन की दूसरी लड़ाई बोलते हैं। और ध्यान दीजिए, इसमें पृथ्वीराज, पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी जीता था। और यही ऐसी लड़ाई है, दूसरा युद्ध है तराइन का, जिसने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को बिल्कुल पलट दिया और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। राइट? निम्नलिखित में किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? बताया हूं आपको, अपने ससुर क्या है, अपने चाचा की हत्या की थी, क्योंकि इनके यहाँ शादी आपस में ही होती है। तो आप अलाउद्दीन खिलजी। वेरी गुड, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली की सत्ता प्राप्त की थी। बताइए ये कब हत्या की थी और कहां पर की थी, क्यों की थी? आप समझिए, अगर आपसे सवाल ये पूछते हैं कि भारत में दक्षिण पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण होता है, वो किसके समय में होता है? जलालुद्दीन खिलजी के। जलालुद्दीन खिलजी। इनके शासन पर करता कौन है? अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में होता है। अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी को जीतता है। देवगिरी, देवगिरी को दौलताबाद भी बोला जाता है। यहाँ का शासक कौन होता है? रामचंद्र देव या रामचंद्र यादव भी कहते हैं इसे। इसको पराजित करके जब ये वापस जाता है, तो चूंकि ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, तो यहां से जलालुद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर आता है और इसको अगवानी करने के लिए, और तब दोनों जो है गले मिलते हैं और गले मिलते समय अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। राइट? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। वेरी गुड, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, क्योंकि आप जानते हैं इल्तुतमिश ने इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। राइट? मोहम्मद गौरी के विजित प्रदेशों की देखभाल करने के लिए निम्नलिखित में किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? किसको छोड़कर मोहम्मद गौरी गया था, बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मलिक काफूर को सर। है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। वेरी गुड, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? दास था, गुलाम था उसका, या फिर इसे हम कहते हैं गुलाम था। इसीलिए इसके वंश का नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश का नाम है गुलाम वंश है। वेरी गुड। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? मंगोल आक्रमण सबसे अधिक किसके समय में हुए, बताइए? सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय में भारत में मंगोलों का आक्रमण हुआ। राइट? तराइन के दूसरे युद्ध में किसने किसको पराजित किया? ये तो जानते हैं, अभी बात हुई है। बताइए, तराइन के दूसरे युद्ध में बताइए भाई। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। और भी कोई कुछ बताना चाह रहा है? मोहम्मद गौरी ने, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गजनबी नहीं है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था 1192 में, और ये निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसके बाद में भारत में क्या हुआ? भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई। ठीक? सन 1329 से लेकर 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाला शासक कौन है मध्यकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक। वेरी गुड, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जारी की थी। इसके अलावा और 4 योजनाएं थी, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा क्या रहा? विवादित रहा।
चारों योजनाओं में बताइए क्या द्वाब क्या में कर द्वाब में कर बढ़ा दिया। वेरी गुड। राजधानी परिवर्तन, राजधानी राजधानी परिवर्तन, द्वाब में कर। वेरी गुड। राजधानी परिवर्तन में इसने राजधानी कहां से कहां ले गया था? देवगिरी ले गया। दिल्ली से दौलताबाद, यानी कि दिल्ली से देवगिरी ले गया था। दूसरा है दोआब में, कर दोआब वृद्धि, में टैक्स कर बढ़ाया वृद्धि। था, कर वृद्धि कर दी थी। तीसरा क्या था? यही जो आप पढ़ रहे हैं, सांकेतिक मुद्रा जारी करना। जी। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है इमेजिनरी, जो है मुद्रा जारी कर दी और घर घर में मुद्रा जारी होने लगी, हर घर में मुद्रा जारी होने लगी। तो ये बताइए, अगर मुद्रा हर जगह छपने लगे तो इस मुद्रा के छपने से क्या फायदा या नुकसान होता है? जब सब पैसा ज्यादा हो जाए लोगों के पास, तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? सर नुकसान होता है, क्या कंट्री नुकसान के लिए होता सर है? नुकसान होता है। क्या हो जाता है दिव्या? सर नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है? हम आपके पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हम सर उसकी लोग वैल्यू नहीं रह जाती है फिर, क्योंकि हर घर में वो छप रहा है तो सर उसकी वैल्यू रह नहीं जाती है। इसकी वजह से सर जो कंट्री होती है वो सर पीछे जाती है। इकोनॉमिक्स में क्या कहते सर हैं इसे? मांग आपूर्ति का सर जो सिद्धांत है वो यहाँ पे लागू हो जाता है। इसे इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन में क्या लागू, कहते हैं? इन्फ्लेशन जी सर। वेरी इन्फ्लेशन। गुड। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं, भयंकर इन्फ्लेशन आ गई। ठीक, सांकेतिक मुद्रा जारी करना। इसके अलावा इसने 2 सैनिक अभियान किए थे, एक था खुरासान का और दूसरा था कराचिल का। खुरासान का अभियान किया था, पहले सैलरी दे दिया था, बाद में अभियान भेजा था, और कराचिल का अभियान ठंडियों में भेजा था। ठीक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बोला है? बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक वेरी को। गुड। मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं विरोधों का मिश्रण। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सर बहलोल लोधी। अरे भाई, ऐसा गलती अरे नहीं करोगे। सर, अरे नहीं। पानीपत का पहला युद्ध 1526 बाबर किसको पराजित करता है? इब्राहिम लोदी। वेरी गुड। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर भारत में क्या करता है? मुगल वंश की स्थापना करता है। तो ये लोधी वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? लोधी वंश का शासक होगा अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, राइट। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि बेसिकली विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। वेरी गुड। ये इतने कम लोग जुड़े, बाद में अब चूंकि इधर लापरवाही हुई तो मैं नहीं चाहता हूं कि अब लापरवाही हो। और ये जो सेशन इस तरीके का तैयार किया गया, हर चैप्टर का इसी तरीके से करेंगे अगर, तो ये ज्यादा हमें लगता है बेनिफिशियरी रहेगा। तो रजिया सुल्तान हो गए। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ध्यान दीजिए, दक्षिण भारत को प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? बता दीजिए कौन है ऑप्शन के अनुसार। कुतुबुद्दीन ऐबक। वेरी गुड, अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर यही एक ऑप्शन जलालुद्दीन खिलजी होता तो आप ऑप्शन क्या लगाते? तब आप जलालुद्दीन खिलजी लगाते सर। क्योंकि शासक ये नहीं था, ये था क्या? सेना। ये सेनापति था वहां का। कह क्या रहा है? वह कौन सुल्तान था? अच्छा, इसमें ये लिख दिया जिन्होंने, तो जिन्होंने का मतलब ये है, या फिर यहाँ होता हुआ कौन सा सुल्तान था जिसके शासनकाल में भारत में क्या हुआ? दक्षिण भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ, राइट। आप देखिए, इब्न बतूता कहां से आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये मोरक्को से। अफ्रीका का था। मोरक्को अफ्रीका में है। मोरक्को का यात्री था। ध्यान दीजिएगा, इसने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है रेहला। रेहला। रेहला, ध्यान रखिए, बहुत पूछी जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपना दिल्ली का, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या बनाया था? दिल्ली का मुख्य काजी बनाया था और इसे अपना दूत बनाकर कहां भेजा था? चीन के शासक के दरबार में भेजा था, राइट। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला, तुर्की आक्रमणकारी पहला कौन था? बताइए। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान, तैमूर।
चंगेज खान। तुर्क आक्रमणकारी है, ध्यान रखिएगा। अच्छा तुर्क है सर, ओ हाँ, सर तैमूर नहीं? अरे नहीं भाई, नहीं। तैमूर नहीं है, महमूद गजनवी। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बताते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण जब भी पहला पूछेगा तो कौन होगा बताइए? सर मोहम्मद गजनवी थे। नहीं नहीं, मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना है? मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पे दिया था, राजा दाहिर पे। 1712 ईस्वी, मोहम्मद बिन कासिम, इसने कहाँ आक्रमण किया था? सिंध पर। सिंध का शासक सिंध कौन पर था? दाहिर। वेरी गुड। अब जरा ध्यान दीजिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण है। और अगर आपसे पूछते हैं मुस्लिम सत्ता जब स्थापित होती है तो एक संवत जारी होता है जिसे हिजरी संवत कहा जाता है। आप जानते हैं इस्लामिक संवत को किस नाम से बोला जाता है? हिजरी संवत। तो 622 ईस्वी में जो संवत जारी किया गया उसे क्या बोला गया? मक्का से जब मदीना जाते हैं तो उसको हिजरी संवत के नाम से बोला जाता है। 622 ईस्वी को हिजरी संवत कहा जाता है। तो पेन कापी हाथ में रखिए, अगर जो लगता है आपको इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन करते जाइएगा। 712 में भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमण होता है। ये मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा होता है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है। पहली बार ये सिंध पर आक्रमण करता है और सिंध का शासक कौन होता है? दाहिर होता है। इस आक्रमण की जानकारी कहां प्राप्त होती? कौन सी किताब है जो बताती है? बता दीजिए, कौन सी किताब है जो इस आक्रमण की जानकारी देती है? सर रजत रंगमणि। चचनामा। चचनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अल कूफी। अल कूफी के द्वारा चचनामा लिखी गई, राइट? लिख लीजिए, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर होता है। सिंध का शासक दाहिर होता है। इस आक्रमण की जानकारी चचनामा से होती है। चचनामा तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा, तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है। लेकिन इसका मूल मौलिक इतिहास लेखक कौन है ये नहीं पता है। अल कूफी ने इसका फारसी में अनुवाद किया है, इसलिए इसका राइटर अल कूफी ही माना जाता है। अगर अल कूफी नहीं है तो इसमें एक ऑप्शन होगा कि अज्ञात लेखक। ठीक, तो इतना ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन अपने को बुत सिकन, बुत सिकन का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, कौन अपने आप को बुत सिकन कहता है? बताइए भाई, कौन बुत सिकन कहता है? मोहम्मद गजनवी। वेरी गुड, महमूद गजनवी को बुत सिकन कहा जाता है। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यामिनी उद्दौला, यामिनी उद्दौला, अमीन उल मिल्कत, ए और दोनों इनमें से कोई नहीं। महमूद गजनवी, बताइए महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? इसने दोनों उपाधि धारण करी थी, दोनों। साम्राज्य का दाहिना यानी कि सुल्तान का दाहिना हाथ और मुसलमानों का संरक्षण। साम्राज्य नहीं है, यहाँ पर है जो पैगंबर का दाहिना हाथ। ठीक, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? बता दीजिए, आसान है, आप बता सकते हैं। हिंदू शाही वंश है ना, हिंदू शाही वंश पर पहला आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। और ये जो है इसकी राजधानी जो है उदभानपुरिया, ये है दूसरा हिंदू शाही राज्य की राजधानी है उदभानपुरिया और वह हिंदया। ठीक है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? अंतिम आक्रमण बताइए। महमूद जाटों के विरुद्ध। गोरी की नहीं है, महमूद गोरी, जाटों के विरुद्ध। महमूद गोरी नहीं है। वेरी गुड, सबसे अंतिम आक्रमण जाटों ने इनको परेशान किया था। जब ये आए थे लूट लिया खजाना। तो जाट बेसिकली गोरिल्ला युद्ध करते हैं, इसलिए बाद में सबसे लास्ट में इसने किया था। हिंदू शाही का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लेता है, सुसाइड कर लेता है? ये बताइए कौन है जो सुसाइड कर लेता है? ये जयपाल। जयपाल। जयपाल।
महमूद गजनवी किस वंश का था? बताइए, क्या वो तुगलक था, क्या वो खिलजी था, क्या वो गुलाम था? ये तो ऑप्शन ही दिख रहे हैं। जब ये नहीं था तो किस वंश का होगा? यामिनी वंश का। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? ध्यान रखिएगा, ये याद रखना, कौन शामिल नहीं था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी, किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी, तारीखे यामिनी का लेखक कुतुबी, तारीखे सुबुक्तगीन का लेखक बयाकी। ये चारों किताबें इंपॉर्टेंट है, इन किताबों का नाम लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे। तो कौन है? शाहनामा। वेरी गुड, फिरदौसी शाहनामा का लेखक फिरदौसी इनके साथ नहीं आया था, बाकी इनके साथ अलबरूनी आया था और कुतुबी आया था, बयाकी आया था। इसमें कोई चाचा है, कोई पिता है, कोई बेटा है, ध्यान रखिएगा इनमें। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद? लाहौर। वेरी गुड, लाहौर क्या है? पहला केंद्र बनता है। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तर्ज पर आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? यानी कि सती प्रथा का चित्रण किसके द्वारा पहली बार किया गया है? किसने बताया है? इब्न बतूता ने बताया है। इब्न बतूता ने। हाँ, इब्न बतूता की पुस्तक क्या है? अभी तो बताइए यार। रेहला। वेरी गुड। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी। सर। गोरी। पहले समझ लीजिए क्या है। मुस्लिम राज का संस्थापक, मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अकबर, बाबर। अभी भी दिमाग नहीं काम कर रहा है। जो आक्रमण करके चला गया वो संस्थापक नहीं है। जो भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करता है। वेरी गुड, इल्तुतमिश। हाँ, नहीं ये समझ में आया क्या? सर आ गया। कहने का मतलब मुस्लिम राज पर ये आक्रमणकारी अगर पूछता तो आप दूसरा बताते। ये कह रहा संस्थापक कौन है? इक्तादारी व्यवस्था किसने शुरू की? बताइए। हमने आपको बताया था इक्ता और तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी और क्या? इक्ता, तुर्क ए चहलगानी और दाम, वो टंका और जीतल। टंका और जीतल, इल्तुतमिश। जीतल, ये सारे काम कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। इल्तुतमिश का राज्याभिषेक कब होता है? 1210 में। 1200। लाख बख्श किसे कहा जाता था? लाखों का दान करने वाला। बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक। वेरी गुड। और क्या कहा जाता था इसे? कुरान खा। वेरी गुड। कैसे डेथ हुई थी? घोड़ा खेल। कौन सा खेल पोलो खेलते हुए हुई थी। ठीक, वेरी गुड। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं सदी का मतलब है 1200 से लेकर 1299 तक। तो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? मलिक होता था। चलो अगला देखिए। फिर से वही सवाल है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। वेरी गुड। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया? ध्यान रखिएगा, किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने। किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा किया। इल्तुतमिश ने। वेरी गुड। निम्नांकित में दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? बताइए कौन था पहला तुगलक वंश का शासक? किसने तुगलक वंश की स्थापना की है? गयासुद्दीन तुगलक ने। कुछ बताइए खास इनके बारे में। इसने अपने बेटी की शादी जो जिससे कर दी थी सर, उसी को राज बना करके स्वयं राज करता, फिर उसको हटा दिया। और कुछ बताओ भाई। सर इसने पौबोश और बहुत सारा काम शुरू किया। वो नहीं है, बलबन है। अब बलबन। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक है। आप जानते हैं चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी संत थे दिल्ली में, जिनका इनसे मतभेद था।
क्या नाम था? सर आपने बताया जी था ये। हाँ, जब वो बंगाल गए थे अभियान पर तो कह के गए थे तुम यहाँ से छोड़ दो इसको। हाँ, क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। वेरी गुड, निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। दूर है। वापस आते समय जो है तुगलकाबाद में इसकी डेथ हो गई थी। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? हिंदू शाही वंश का स्थापना किसने किया? हिंदू शाही वंश जयपाल द्वारा स्थापित किया गया। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था तथा वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बताइए। 41 क्वेश्चन नंबर 41 बताइए क्या है? ऑप्शन बताइए। बहलोल लोदी, इसने स्वयं को सम्राट घोषित किया था। वो अपने आप को पैगंबर घोषित किया था। अलबरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार? बताइए। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी। महमूद मोहम्मद गजनवी के साथ गजनवी। भारत आया था तो मोहम्मद गजनवी के साथ है। सुमेलित करिए। निजामुद्दीन औलिया, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज। बताइए इसमें आप हमें लग रहा है निजामुद्दीन औलिया क्या है? सूफी संत है। अलाउद्दीन खिलजी क्या है? बाजार व्यवस्था के मामले में जाना जाता है जिसने दाम निर्धारित किए थे। मलिक काफूर क्या है? 1000 दीनार में खरीदा गया था इसलिए क्या कहा जाता है? 1000 दीनारी कहा जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दा, दास राजवंश को उगाड़ फेंकने वाला था। तो इसमें ऑप्शन आगे होंगे। ये देखिए सर 1000 दिनारी थोड़ा बता दीजिए। 1000 दीनारी है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात के खंभात से इसको 1000 दीनार में खरीदा था। सर मलिक काफूर का पुराना नाम क्या था? नहीं, मलिक काफूर ये बेसिकली मलिक काफूर ही है, ये हिजड़ा है जी और बाद में ये सेनापति बनता है इनका। ठीक है, तो यार ऑप्शन देखो इसमें कौन सा होगा। पहले का 2 और ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, तो यही पहला सही। निम्नलिखित में कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? बताइए इसमें से। तो जानते होंगे शाहजहां कौन है? दास है गुलाम है? अकबर कौन है? दास है गुलाम है? हुमायूं कौन है? दास है गुलाम है? तो कौन होगा? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? बताइए। अभी बता चुके हैं, रेहला लिखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक। वेरी गुड, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। 17 बार आक्रमण किया। वेरी गुड। वो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? बताइए। सोमनाथ। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? ये आपको मैंने बताया है। बताइए। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को क्या घोषित किया था? खलीफा घोषित किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? चलिए बताइए, ये अभी हमने आपसे डिस्कस किया था। सिकंदर लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? अरे, जल्दी। अच्छा, अभी ये नहीं डिस्कस हुआ है, कोई बात नहीं। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। इसके बाद आया सिकंदर लोधी, फिर आया इब्राहिम लोधी। ठीक है। भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की? किसने वस्तुओं के दाम निर्धारित किए? बताइए कौन है? शेरशाह सूरी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, या अलाउद्दीन खिलजी है? अरे भाई बोल क्या नहीं रहे? सर अलाउद्दीन खिलजी। वेरी गुड, अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान दीजिएगा, इसने बाजार नियंत्रण, ध्यान रखिएगा इसका बहुत फेमस है, बाजार नियंत्रण इसका बहुत फेमस काम है। इसने वस्तुओं के दाम निर्धारित कराए और यही ऐसा शासक है जिसने टैक्स बहुत ज्यादा लिया। उपज का कितना % टैक्स लिया?
चाहे इसको 1/2 कहो चाहे 50% कहो। और इसने क्या किया, इसने वस्तुओं के दाम निर्धारित कराए, अगर कोई कम तौलता था तो उसका उतना मांस काट देता था। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? उलेमा मतलब धार्मिक दखलंदाजी का विरोध किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन बोला ये? करण बोले, बताइए। अलाउद्दीन खिलजी जो है सर हिंदू, अलाउद्दीन हाँ, खिलजी वो ने। राज्य में धार्मिक दखल नहीं पसंद करता था। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद, या इसको हम तारीख उल हिंद कहें, किन विषयों की समीक्षा की गई? भारत के गणित के बारे में, भारतीय इतिहास भूगोल के बारे में, खगोल विज्ञान दर्शन के बारे में, या इनमें से सभी के बारे में? बताइए, बताइए किसके बारे में इसमें चर्चा की गई है? अरे भाई, सारे के बारे में चर्चा की गई। जब इस तरीके का ऑप्शन हो तो अधिकांश क्वेश्चन सारे सही होता है। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अबू अली गुरसब, या इनमें से कोई नहीं? अली है अब्बू रेहान मोहम्मद पहला सर। वेरी गुड, अबू रेहान मोहम्मद इसका ठीक है। अलबरूनी के अनुसार अत्यंज, अत्यंज मतलब है चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग। जैसे भारत में मुस्लिम आक्रमण के पहले 4 वर्ण माने जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा जो वर्ग था उसे अंत्यज कहते थे, 4 वर्णों के अलग। तो अंत्यज में कौन लोग शामिल होते थे? बताइए। इसमें धोबी, मोची, जादूगर, डलिया, डाल बेचने वाले और नाविक, मछुआ, व्याग, जुलाही, ये सब होते थे। ठीक है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? बताइए। किताबुल हिंद को कहा जाएगा, रेला को कहा जाएगा, किताबुल तारीख यामनी हिंद को कहा जाएगा? बताइए किसको कहा जाएगा? किताबुल हिंद। को। किसकी है किताबुल हिंद? जी हाँ, किताबुल अलबरूनी की है भाई। अलबरूनी की है। वेरी गुड। वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित में किसके किसके बीच हुआ था? महमूद गजनवी और आनंद पाल। आनंद पाल जो है ये हिंदू शाही शासक है, और वह हिंद का युद्ध इसका हुआ था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके दिमाग में आया ये साम्राज्यवादी शासक है, इसे क्या कहा गया? सिकंदर सानी कहा गया, सिकंदर जैसा कहा गया। तो ये साम्राज्यवादी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया था? एक नियमित सेना रखी थी, और नियमित सेना रखने के लिए इसने क्या किया था? टैक्स जो है, इसने नियमित सेना रखने के लिए क्या किया था? टैक्स बढ़ाया था। और टैक्स कितना बढ़ा दिया था? 1/2। दिल्ली सल्तनत में पूरे या भारतीय इतिहास में कहे 2 ही ऐसे शासक हैं जिसने टैक्स उपज का 1/2 हिस्सा वसूल किया है। वो कौन कौन है बताइए? बता चुके हैं भाई आपको। उपज का 1/2 हिस्सा या 50%, इसको कुछ भी कह सकते हैं। 1/2 हिस्सा या 50% टैक्स के रूप में वसूल करने वाले भारत में 2 शासक हैं। पहला अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक। वेरी गुड, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में क्या क्या सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम निर्धारित किए, सही है गलत है? बताइए। सही है सर। सही है सर, सही है। अगला देखिए। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, सही है गलत? सही है। सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा लिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया, सही है गलत? सही है। सही है। सही है। तो क्या है? सारे सही है। सही है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य के रूप में आना स्वीकार किया? बबलू थैंक यू। देखिए, इतना गर्म पानी ले आओ भाई। हिज्र
खिज्र खां जो है वो तैमूरी शासक का जो सबॉर्डिनेट बन के शासन करता था, क्योंकि तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद जब वापस गया था तो अपना सबॉर्डिनेट बना के इसको छोड़ गया था, इसलिए ये खिज्र खां जो है ये मिर्जा शाहरुख के जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शासन करता था। लेकिन बाद में इसी खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी, राइट। तो सैयद वंश के बाद में फिर लोधी वंश आता है। सैयद वंश थोड़े ही समय रहा था। बताइए निम्नलिखित में कौन सा शासक था जो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? कविताएं कौन लिखता था? गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखने वाला शासक था सिकंदर लोदी। ध्यान दीजिएगा, जैसे मोहम्मद, अभी आप पढ़ेंगे दिल्ली जो है मुगल काल में बहादुर शाह जफर, तो वो जफर नाम से लिखता था और ये किसके नाम से लिखता था? गुलरुखी, ये कविताएं लिखता था। अब बताइए सिकंदर लोदी से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं? आगरा शहर का संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी। आगरा को राजधानी, भारत की राजधानी कौन बनाया? सिकंदर लोदी। 1504 में आगरा शहर की स्थापना, 1506 में आगरा को दिल्ली की भारत की राजधानी बनाया। निम्नलिखित में रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, असत्य। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली के सुल्तान बनी। उसने हफ्सी सरदार मलिक याकूत को नायब मुमलकात के पद पर नियुक्त किया। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासन वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। बताइए आपके अनुसार आंसर क्या होना चाहिए? बी सर। हाँ सर बी। बी मतलब उसमें असत्य पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। सर डी होगा सबसे लास्ट। वेरी गुड। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया नहीं, ये काम बलबन ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? बताइए। चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया कि नहीं किया? सही है सर, किया। कानून व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौ और रक्त की नीति अपनाई, की कि नहीं की? सही है, सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। बताइए। दीवाने अर्ज उसने बनाया भाई? गलत। अरे नहीं भाई, ये तीनों सही है और गलत कोई नहीं है, इसलिए आंसर कौन सा सही? डी। सभी। चुप चुप चुप। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? बताइए कौन सा वंश है? अब ये तो कर ही ले जाएंगे। पहले कौन सा वंश आया? और बड़ा करे, देखो खिलजी। वाह वाह, क्या बात है, ये नहीं दिख रहा है? हाँ, गुलाम वंश सर। चलिए, पहला गुलाम आ गया, तो दूसरा कौन आया? लोधी वंश। पहले लोधी आ गया? नहीं, गुलाम वंश सैयद के बाद लोधी के बाद खिलजी। भैया गुलाम वंश आएगा, फिर खिलजी आएंगे, फिर तुगलक आएंगे, फिर सैयद आएंगे, फिर लोधी आएंगे। नहीं समझ पा रहे हैं? पहला गुलाम आया, गुलाम वंश के बाद बलबन के पुत्रों को मारने के बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। तो पहले के बाद फिर दूसरा, फिर पांचवा तुगलक वंश, और फिर चौथा सैयद वंश, और फिर तीसरा। इसलिए आंसर कौन सा सही? इसको जरूर याद कर लीजिएगा। सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, बार बार भूल जाते हैं। अरे दिल्ली सल्तनत है ये। सुनिए, देखिए, पहला गुलाम वंश, गुलाम वंश खत्म होता है किसके बाद? कैकुबाद के बाद। और कैकुबाद को मारकर गद्दी पर बैठा कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो कौन सा वंश आया?
खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद कौन सा आया? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद में कौन सा आया बताइए? सैयद वंश। सैयद। अरे खिज्र खां, सैयद। और सैयद के बाद लास्ट में क्या आया? लोदी। और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर ने क्या नींव रखी? मुगल वंश की। मुगल का। और मुगल दिल्ली सल्तनत से अलग है। बात समझ में? ये समझ में आया? चंद्र प्रकाश जी बताइए। यस सर, यस सर। ठीक, आगे बढ़िए। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? ध्यान दीजिए, कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गए। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। इनमें से कोई नहीं। बताइए 63 में कौन सा सही है? कौन सा परिणाम नहीं हुआ? बताइए भाई, ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए। भारत में दिल्ली सल्तनत से पहले, यानी कि इल्तुतमिश से पहले भारत में केंद्रीय सत्ता, तो मोहम्मद गोरी के बाद में भारत में केंद्रीय सत्ता आई, ये गलत है। भारत में केंद्रीय सत्ता नहीं आई कभी, बहुत बाद में आई। इनके बाद क्या हुआ था? भारत में राजपूत वंश थे और राजपूत वंश छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, सब आपस में लड़ रहे हैं। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? कैसे, क्यों पराजित कर ले गए? उनके समाज का पृथकतावादी और अनुदार होना, मतलब आपस में बटे होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवनति यानी कि डाउनफॉल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारतीयों की शांति और अहिंसा की नीति। इस वजह से हार गए क्या? पहला 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 एवं दूसरा। अरे भाई एक थोड़ी ना है, 1 और 2, 1 2 4, 1 2 3, ये सर ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन। क्यों ये ऑप्शन? जरा बताइए। ए ऑप्शन का मतलब 1 2 पहला, तीसरा, चौथा। जरा ये भी बताइए कि चौथा क्यों? शांति और अहिंसा की नीति से क्यों? शांति और अहिंसा की नीति पे बिल्कुल। अच्छा, राजपूत शांति और अहिंसा मानने वाले थे? नहीं। तो ये छोड़ दीजिए, बाकी सब सही। ऑप्शन सी सही। ठीक है। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम? बताइए भाई, ये तो आप बता ही सकते हैं, इसको हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। सर पहला दूसरा चौथा और तीसरा। कौन बोल रहा है ये? फर्स्ट से आपके अनुसार कौन सा पहला, सही? दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा चौथा। आपके अनुसार ऑप्शन कौन सा सही? सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा, फर्स्ट। पहला सही सबके अनुसार। और कोई है? यस सर। सेकंड नंबर। जी वेरी गुड। सेकंड नंबर कौन बोला? आकांक्षा। आकांक्षा सर। आप जरा ध्यान दीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में एक शासक आता है आराम सा, याद आया? इल्तुतमिश ने इसकी हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। कुतुबुद्दीन की पत्नी ने अपने बेटे को सुल्तान घोषित कर दिया था, यानी कि अपना कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन ये क्या था? अयोग्य शासक था। इसको हटाकर इल्तुतमिश आया। तो पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, तब चौथा ये होगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? 1 4 2 3। तो ऑप्शन कौन सा सही? ये बात समझ में आई किसी की? नहीं कोई डाउट है तो बताइए, समझा दे। जी जी। अलाई दरवाजा निम्नलिखित में किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? बताइए जल्दी से। कुतुब मीनार का है। कुतुब मीनार का। गए हैं कुतुब मीनार कभी? जी। जो लोहे का पिलर लगा उसके पहले एक दरवाजा टाइप का है,
लोहे का पिलर देखा? ये हो गए क्वेश्चन क्या? दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग कर लेते हैं 1857 का विद्रोह, और कल इस पे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? सुबह जैसे कल परसों से सुबह कंप्यूटर चलेगा, शाम को हमारी क्लास चलेगी। अब डेली दोनों टाइम क्लास चलेगी आपकी। इधर हाँ जितना सर, कंप्यूटर करवा दीजिए, कंप्यूटर में बहुत दिक्कत हो रही नहीं है। नहीं, हाँ मैंने बोला है, और हम पढ़ाएंगे और फिर क्वेश्चन आंसर कराएंगे, पढ़ाएंगे क्वेश्चन आंसर, और वो जी जी अपना कंप्यूटर का सिलेबस पूरा करेंगे, ठीक है? जी। चलिए 1857 अगला हेडिंग आप डालिए। सर 1800 पत्र लेखन वाली क्लास नहीं हुई? क्या चीज? सर पत्र लेखन वाली क्लास। और वाली क्लास? सर पत्र पत्र लेखन। लेखन, लेटर राइटिंग। अच्छा, लेटर वाली ना? जी सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो उसको करा देंगे। पहले आज यही कर ले, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा तभी कराएंगे। पत्र लेखन तो सिलेबस से हट गया है। हैं? पत्र लेखन तो है नहीं सिलेबस में। नहीं नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं। पत्र लेखन तो हट गया, पत्र लेखन रिटर्न नहीं है, लेकिन उसमें वो है ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएंगे ना उससे? ऑब्जेक्टिव है, हाँ ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव कराना। जी 5 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में है। बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, पता नहीं इसमें कंप्यूटर वाले ने, सर ने क्या कर दिया है, हर बार ऑफ करके ऑन करना पड़ता है। ठीक, 3-4 चीज इसमें नोट करना है आपको। इसमें 3-4 हेडिंग में हम आप इसको पढ़ेंगे। पहला है कारण। कारण हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे। कारण में जो फैक्चुअल चीजें हम देख लेंगे। कारण कौन कौन से कारण हम लोग उस दिन देखे, 1857 के कौन कौन से कारण थे? पहला राजनीतिक कारण था, जिसके कारण लोगों में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या थी? एक विद्रोह की भावना थी। पहला राजनीतिक कारण है। दूसरा सामाजिक कारण है। तीसरा आर्थिक कारण है। और चौथा धार्मिक कारण है। और पांचवा है, पांचवा बताइए क्या है? तात्कालिक कारण। आप लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं तो लगता है चले गए क्या? नहीं सर है। ईस्ट इंडिया सर कंपनी है। अपना एरिया एक्सपेंड कर रही थी, अपने एरिया को धीरे धीरे बंगाल से पूरे भारत में बढ़ा रही थी। तो जो राज्य पर कब्जा कर रही थी, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, उन सभी रियासतों के राजा असंतुष्ट होते जा रहे थे। तो इसको करने के लिए क्या क्या ये कर रहे थे, ध्यान दीजिए। हड़प नीति। 1757 में प्लासी, प्लासी के द्वारा क्या जीता इन्होंने? बंगाल। 1764 में बक्सर। बक्सर। 1799 में क्या लाए ये? अवध। सहायक संधि। सहायक। सब्सिडी अलायंस बोलते हैं दिव्या। ओके सर। 1848 में क्या लाए?
राज्य नीति, हड़प राज हड़प नीति, की नीति, इसे क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैपलेस, ठीक। और 1856 में क्या लाए? अवध का जबरदस्ती विलय। अवध का विलय। ये राजनीतिक कारण थे जिसके कारण भारतीय रियासत के लोग असंतुष्ट थे। किसके खिलाफ? कंपनी के खिलाफ। और यही असंतुष्टि का कारण बाद में क्या बनता है? 1857 का विद्रोह बन जाता है। राइट। तो इसको कहिए तो और डिटेल से बता दे। बाकी अभी जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आगे फिर आएगा। प्लासी का युद्ध जो है इसमें कौन पराजित होता है? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल का सिराजुद्दौला। बक्सर के युद्ध में दिल्ली का सुल्तान, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, इनके तीनों की संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो पराजित करता है। इसमें कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक कौन होता है? हेक्टर मुनरो। सहायक संधि कौन लाता है? लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली। बताइए कौन से राज्य थे जिन्होंने सबसे पहले स्वीकार की थी? सतारा। अरे वो ये वाला है। बताइए हमें अच्छा, सहायक संधि मैसूर राज्य ने। गाड़ी की कंपनी मैसूर बताई थी। राज्य ने। हाँ सर, मैसूर राज्य ने। हैदराबाद, मैसूर, हैदराबाद है। एचएमटी मैंने बताई थी घड़ी की कंपनी, याद रखो। इसमें कौन है? सतारा, झांसी, जयपुर, उदयपुर। सर एचएमटी में हैदराबाद, मैसूर और टी से क्या है? त्रावणकोर। ये केरला का रियासत थी। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब स्टेट बैंक की सब्सिडरी जो बैंकें होती थी, तो आपने सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, अगर आपको याद होगा तो ये बैंक। हाँ ठीक। बाद में सबसे लास्ट में अवध को हड़प लिया जाता है। कैसे? आयोग शासन की नीति लगा के। कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लेते हैं। और जब हड़पा जाता है तो उस समय यहाँ का नवाब कौन होता है? वाजिद अली शाह। और लखनऊ में फेमस है क्या? इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा किसने बनवाया है? बताइए भाई, लखनऊ में आप लोग रहते हैं। वाजिद अली शाह। अरे महाराज आसिफुद्दौला का नाम सुना है कभी? सर, जिसको न दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। वेरी गुड। और ये क्यों कहा गया था? सर ये जब अकाल पड़ा था तभी इसने बनवाया था। ये एक्चुअली क्या था, जब आपातकाल था, एक अकाल पड़ा था, तो इसने इमामबाड़ा बनवाया और ये बिल्डिंग दिन में बनवाता था, रात में गिरवा देता था। और इसका कारण ये था कि इस्लाम में हराम का पैसा लेना वर्जित है, तो बिना मेहनत किए कोई लेबर इनसे भिक्षा भी नहीं लेता था। तो इन्होंने मुस्लिमों को काम देने के लिए ये इमारत बनवाई थी। जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। तो ये हो गए राजनीतिक कारण। अब आइए आर्थिक कारण देखिए। आर्थिक कारण देखिए क्या है। आर्थिक कारण बहुत सारे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत पर कब्जा कर लिया तो भारत में 3 तरीके की लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किया। बंगाल में कौन सी व्यवस्था लागू की? बंदोबस्त। क्या? सब बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। इसे बोलते परमानेंट सेटलमेंट। बंदोबस्त। इसे जमींदारी व्यवस्था भी बोला जाता है। दक्षिण भारत में कौन सी व्यवस्था लागू हुई? रैयतवाड़ी सर, रैयतवाड़ी। वेरी गुड, रैयतवाड़ी व्यवस्था।
पंजाब में कौन सी व्यवस्था लागू हुई? महालवाड़ी व्यवस्था। ये तो इन्होंने लैंड रेवेन्यू लागू किया। दूसरे, भारतीयों का ये जो यहाँ का हथकरघा उद्योग था, हथकरघा, ये इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि वहां से मशीनों से बने हुए कपड़े, सस्ते कपड़े भारतीय बाजार में लाके भर दिए गए, इसलिए इनको कपड़ा इनसे कोई खरीद नहीं रहा था। किसान इसलिए कर्जदार हो गए कि जबरदस्ती क्या कराते थे? कपास और नील की खेती कराते थे, इसलिए किसान कर्जदार हो गए। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर कोई भारतीय नौकरी कर रहा है तो उसे उसकी समकक्ष जो यूरोपीय है उसको जितनी सैलरी मिलेगी उसके 1/3 सैलरी इसको दी जाती थी। ये भी शोषण का कारण था और तमाम टैक्सेस थे। तो आर्थिक शोषण एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से भारत में लोग इनसे असंतुष्ट थे। अब देखिए सामाजिक कारण क्या है, बताइए सामाजिक कारण क्या है? आप यहाँ शासन कर रहे हो, व्यापार करने आए हो, हमारे समाज में अननेसेसरी आप हस्तक्षेप ना करो। तो कौन सा हस्तक्षेप किया इन्होंने? 1828 में क्या किया भारत में? सती प्रथा क्या कर दिया? सती प्रथा कौन सा? प्रतिबंधित कर दी। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। और इसके लिए भारत के जो एक समाजवादी चिंतक है, समाज सुधारक है, राजा राम मोहन रॉय, प्रयास किया था। तो ध्यान दीजिए, ये इसलिए बुरा लगा क्योंकि तत्कालिक समय में जैसे कोई भी कानून अगर तत्काल लागू होता है उसको हमारा समाज स्वीकार नहीं कर पाता है। भले ही आप ये बाद में बहुत अच्छा हुआ या बाद में लोगों को अच्छा लगने लगा। जैसे एक एग्जांपल दे आपको, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 तलाक पर कानून बनवा दिया। तो 3 तलाक का जो कानून है वो भारत में मुस्लिम महिलाओं या मुस्लिम वर्ग को इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उनके यहाँ नियम कानून बनाने के लिए क्या होते हैं? मौलाना होते हैं, मौलवी होते हैं, काजी होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमारे समाज में कानून काहे बदलवा रहा है जो धर्मी है या गैर धर्म का है? तो सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे वो क्योंकि ये नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन अभी आप देखिएगा 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद इसी कानून को याद किया जाएगा कि ये कानून जो है बनाया गया। यही तरीके से यही हमारे यहाँ भी था। सती प्रथा बनाया गया तो भारतीय समाज के लोग नाराज हो गए कि तुम कौन होते हो हमारे यहाँ समाज सुधार करने वाले? हमारे यहाँ समाज सुधार करना होगा तो हमारे यहाँ पंडित करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, इसको किसने शुरू किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अनुमति दी थी। किसने प्रयास किया था? राजा राम मोहन रॉय। आप जरा एक चीज ये बताइए, इस सती प्रथा का विरोध करने के लिए भारत के किस समाज सुधारक ने एक संगठन बनाया था? ध्यान दीजिएगा, सती प्रथा बंद हुई इसका विरोध करने के लिए, ये ना बंद हो इसके लिए भी एक समाज सुधारक ने एक संस्था बनाई। ये होमवर्क है आपका। तो ठीक है, सती प्रथा हो गया। 1843 में 1843 में दास प्रथा, हाँ, किसने बंद किया? लॉर्ड एलनबरो ने। 1850 में क्या हुआ? सॉरी 1856 में विधवा विवाह हुआ था। विधवा पुनर्विवाह को अनुमति दी। जी हाँ, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह किसने? ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ये चीजें हो रही थी हमारे समाज में, लेकिन हमारे समाज में परिवर्तन ईस्ट इंडिया कंपनी उसके अधिकारी कर रहे थे, इसलिए ये बात हमें हजम नहीं हो रही थी, इसलिए भी हम उनसे असंतुष्ट थे। अब आ जाइए धार्मिक कारणों पे। धार्मिक कारण ये है कि हमारे धर्म में तो हस्तक्षेप कतई ना करो। धर्म पे हस्तक्षेप कैसा था? अगर कोई भारतीय सेना में नौकरी करना चाहता है तो वो दाढ़ी नहीं रख सकता है, वो चोटी नहीं रख सकता, वो बाली नहीं पहन सकता है, क्योंकि पहले परंपरा बाली पहनने की होती है। अभी भी कहीं कहीं देखो कुछ लड़के बाली पहनते हैं, अब तो खैर शौक में पहन रहे हैं। क्षत्रियों में होता है, हाँ, कहीं कहीं जो है वो बाली अभी भी पहनते हैं। तो बाली नहीं पहन सकते, चोटी नहीं रख सकते, तिलक नहीं लगा सकते,
और दूसरा क्या है, सबसे बड़ी बात कि धार्मिक कारणों में यह है कि 1813 में क्या किया था, याद होगा, हमने चार्टर आया था, आपको पढ़ाया है। ईसाई धर्म के प्रचार को क्या किया गया, बढ़ावा दिया। प्रोत्साहित किया गया। धर्म परिवर्तन शुरू हो गया, ये भी करा दिया। कुछ लोग इसलिए धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे कि उनको डर था कि अगर धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो हमें हमारे पैतृक संपत्ति से हटा दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। तो 1850 में कानून ले आए, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम आया। उसमें कहा गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ईसाई धर्म स्वीकार करता है उसे जो है उसको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये भी कारण हुआ, इसके लिए लोग खूब ईसाई धर्म स्वीकार करने लगे। अब जो कुछ बचा हुआ था वो ये था कि 1856 में इनकी सेना में राइफल नहीं लाई गई जिसमें दांत से कारतूस काट के लगाई जाती थी, ये तत्कालिक कारण बना। तो जिसमें गाय और सुअर की चर्बी सुअर का मांस होता था, सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ था। और यही ट्रेनिंग की शुरुआत होने के कारण ही बैरकपुर छावनी से विद्रोह हो गया। बैरकपुर छावनी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, मेरठ। यहीं से विद्रोह हो गया। विद्रोह किया किसने, मंगल पांडे ने किया। मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे, बलिया मेरठ के थे, बलिया के रहने वाले। बलिया के रहने वाले थे, वेरी गुड। तो मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह जब हुआ तो विद्रोह कहाँ कहाँ होता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बैरकपुर, फिर मेरठ, फिर दिल्ली, फिर झांसी, फिर लखनऊ, कानपुर, फिर लखनऊ, फिर इलाहाबाद। फिर क्या मतलब, ये साथ साथ हो रहे हैं। फिर बरेली, फैजाबाद, फिर बरेली, फिर बिहार में कहा, आरा। अब ये विद्रोह फैल गया। तो अब विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, ध्यान दीजिए। बैरकपुर में विद्रोह किसने किया, मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह किया। और ये सैनिक कहाँ पहुंच गए, दिल्ली। और दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व मुगल जो है अंतिम मुगल बादशाह किसको दे दिया, बहादुर शाह जफर। और इसी को बोला जाता है बहादुर शाह जफर। इसको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है, जहां इसकी डेथ हो जाती है बाद में। झांसी में विद्रोह किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने किया। कानपुर में विद्रोह किसने किया, नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ में विद्रोह किसने किया, बेगम हजरत महल। और इन्होंने किसको बनाया नवाब, अपने बेटे को बनाया था। नाम क्या था, बिरजिस कादिर। ठीक। इलाहाबाद में विद्रोह कौन किया, लियाकत अली। फैजाबाद में विद्रोह कौन करता है, मौलवी अहमद उल्ला। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन पे इनाम घोषित कर दिया था। बरेली में खान बहादुर खान। बिहार में कुंवर सिंह। ये पूछा जाता है आपसे, कहाँ पे किसने विद्रोह किया। ठीक।
तो ये विद्रोह हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए विद्रोह का परिणाम क्या होता है। एक जगह छोड़ के बाकी सब जगह कंपनी हार गई। वो कौन सी जगह है जहां कंपनी हारी थी? लखनऊ। हाँ, लखनऊ छोड़ के बाकी हर जगह कंपनी जीती थी, लखनऊ में कंपनी हार गई थी। और ब्रिटिश का जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेना का मुखिया था उसका नाम था हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस ये क्या था उस समय? रेजिडेंट था और ये इसकी युद्ध में डेथ हो गई थी और तुरंत ब्रिटिश कायदे को नवाब बना दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि कानपुर में उस समय नया सेनापति आके युद्ध लड़ रहा था, उसने तुरंत सेना भेज दी लखनऊ और लखनऊ को पुनः जीत लिया गया, इसलिए ये सफल नहीं रहता है। लेकिन ये सफल ना रहने, अब एक चीज इसको पूछते, इसका नेचर क्या है? क्या राष्ट्रीय विद्रोह है या राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है? ये विद्रोह सब अपने अपने उद्देश्य, मंगल पांडे जो है चर्बी लगी कारतूस की वजह से उसका विरोध कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी पाना चाहती थी, नाना साहब पेंशन के लिए लड़ रहे थे, बेगम हजरत महल अब नवाब यूसुफ के लिए, तो ये सब अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। लेकिन 1857 का परिणाम इतना अच्छा होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857 को जो परिणाम होता है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत से चली जाएगी, खाली व्यापार करेगी, शासन इनका समाप्त हो गया। अब ये शासन नहीं करेंगे। अब शासन भारत पर कौन करेगा? सीधे ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सरकार। और ब्रिटिश सरकार जब हमारे ऊपर शासन करेगी तो फिर हम सीधे ब्रिटिश सरकार के क्या हो जाएंगे? जनता हो जाएंगे। ये है 1857 का विद्रोह। इससे जुड़े हुए कल क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इस तरीके से फिर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और वो क्या नाम है, आप लोग जैसे अगर फोन पे बात नहीं हो पाती तो ग्रुप में कुछ डाल दिया करिए, जरा सा भी घबराइए नहीं। इधर थोड़ा 2-4 दिन मैं परेशान था या डिस्टर्ब हुआ, अब नहीं कोई डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि परीक्षा की तिथि हो चुकी है। जितना प्रैक्टिस हो सकती है प्रैक्टिस करिए और ये क्वेश्चनर का जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है ये जरूर चलेगा। सर कल क्वेश्चन 1857 की क्रांति से होंगे, टॉपिक बता दीजिए तो अगले से उतना पढ़ के रखें। सारे 1857 क्रांति के जितने भी सवाल है पढ़ के आइए। ओके, ठीक सर। ठीक है, ठीक भाई, जी ओके, गुड नाइट ऑल। सर कल मॉर्निंग में क्लास होगी क्या? सर